Hello, welcome back to Sixth Science Academy. I, Vinod Sharma, welcome back all the JEE aspirants, those who have already given the shift 1 and shift 2 of 24th, 25th and 26th examination. As we can see that the overall the paper of all these 3 days were quite well, when you will take the on an average, it was quite moderate. Okay, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पेपर पूरा एवरेज था, लेकिन अगर हम बात करें 25 फेब की तो इट वाज क्वाइट शिफ्ट 2 का इट वाज अ बिट ऑन द टफर साइड, वो थोड़ा टफर साइड पे वो पेपर था बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, बिकॉज अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर केमिस्ट्री का रह गया. ठीक है, मैथ्स की अगर बात करें तो वो थोड़ा लेंथी था बट इट वाज वेरी इजी. बस कुछ नहीं था, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स था, उन लोगों को जीरो प्रूव करना था आप लोगों को, और भी कुछ क्वेश्चन थे सीक्वेंस सीरीज के थे एंड ऑल. ठीक है, तो मैथ्स की तो बात नहीं करेंगे फिलहाल यहाँ पे. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिक्स बिकॉज वो मेरा पेपर है. तो फिजिक्स के पेपर के बारे में अगर बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस अगर थे ऐसे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, तो जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स पे ही पूरी तरीके से जाते हैं प्रैक्टिस करके, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस पेपर पे, शिफ्ट 2 वाले 25 में जो एग्ज़ाम हुआ था. लेकिन न्यूमेरिकल्स भी थे और कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स थे उस चैप्टर पे. तो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल दोज न्यूमेरिकल्स. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चंस नहीं बने होंगे और वो सोच रहे होंगे कि शायद उनको सोल्यूशंस भी कहीं मिला होगा, लेकिन दे आर नॉट एबल टू गेट कि ये बना कैसे. ठीक है, ये हुआ कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ. तो उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ. इसके साथ ही इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो 26 फेब का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का भी वीडियोस रहेगा. ओके, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन वाज a solid sphere as shown in rolling without slipping, find maximum length traveled on an inclined plane. ये क्वेश्चन था. एक इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था, एक इंक्लाइंड प्लेन है, हम राइटिंग इट एज फर्स्ट क्वेश्चन. एक इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है, जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ था. वहाँ पे एक मास m is rolling with a velocity v0. ओके, आपको फाइंड आउट करना है what is the maximum length travel, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, that what you have to find it out. ऑप्शंस आपके पास जो गिवन थे वो था 7v² अपॉन 10g sin थीटा. ऑप्शन 2 was 10v² 7g sin थीटा, 5v² अपॉन 7g sin थीटा, and the fourth one nv² 5g sin थीटा. दैट वाज द ऑप्शंस. ठीक है, तो वी नो दैट कि इन दिस कंपोनेंट वी यूज व्हाट mg sin थीटा, वी यूज व्हाट mg sin थीटा. और ये mg sin थीटा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, हाफ mv0² प्लस हाफ ऑफ 2/5 mv0². when you will solve all these you will able to get mg sin थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अराउंड 7/10 mv². ओके, और यहां से आपको फाइंड आउट करना है, अगर लेंथ फाइंड आउट करना है. ओके, आई हैव मिस्ड वन थिंग, यहां पे mgl sin थीटा हो जाएगा, दैट विल बी mgl sin थीटा. So for L you will get around 7v² upon 10g sin theta, and that was the option first. ये first option था. Okay, चलिए, I hope you have got this. Second question was in an amplitude modulated wave, message wave frequency fm and carrier wave frequency fc. Find out wavelength of amplitude modulated. Options were c by fc, number 2 c by fm, third was c by fc plus fm, and the fourth one c by fc minus fm. That was the fourth option. So तो ये चारों ऑप्शंस थे, इनमें से क्या यूज करना है. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है जो बहुत फेमस फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ के रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू c by fc. तो ऑप्शन फर्स्ट वन,
ये फर्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हम लोग। इज दैट क्लियर? नाउ द थर्ड क्वेश्चन, आई एम मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम थ्योरी यहाँ पे यूज नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, ओके, आप बिकॉज हमको 1 से 1.5 घंटा में ये सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो हम थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप लोग जेई एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोगों ने ये सब करा होगा, इन द एग्जामिनेशन वो चीज़ें निकल जाती है दिमाग से, तो वही सिर्फ मैं हेल्प करने वाला हूँ, स्टेप वाइज चीज़ें मैं नहीं करने वाला हूँ, ओके, अदरवाइज थोड़ा लेंथी वीडियो बन जाएगा। ओके, मूविंग अहेड, द थर्ड क्वेश्चन, अ यूनिट मास particle is moving in a circle of radius r such that its projection on diameter executes SHM. In 0.1 second interval, particle undergoes angular displacement of 30 degree. Find force acting on particle at position B if it starts from A. Radius given as 0.36 meter. Third question है, this is second one. थर्ड वन आई एम राइटिंग इट ओवर हियर ओनली। ठीक है, थोड़ा कचड़ा हो जाएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये आई गेस गिवन था, ये दिस पोजीशन इज ए, दिस पोजीशन इज बी एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, सपोज इट हैज मूव्ड to this direction, this will be the theta, okay, and this theta is given how much, 30 degree, and this is what, r radius. क्लियर है? ऑप्शन है आपके इस पे 9.7 फर्स्ट, सेकेंड 0.1, थर्ड 100 एंड द फोर्थ ऑप्शन वाज 53.2. तो सबसे पहला चीज, यू कैन सी दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, isn't it? So what you will write, the particle is in uniform circular motion. Uniform circular motion. If the particle is doing uniform circular motion, then you can write omega by what, theta by t, और theta कितना है 30 डिग्री. तो इस 30 डिग्री को can I write by pi by 6? I guess yes, and the time taken is given in the question is 0.1. Okay, so can I write it like this? This 0.1, it will go up and it will become how much, 10 pi upon 6, which can be written as 5 pi upon 3. Okay, now you have to find the force acting on the particle. What is the force acting on the particle? Obviously the centrifugal force is acting onto it. कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला आपका क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। आपके पास सारा वैल्यूज पता है, मास आपका 1 गिवन है, ओमेगा 5 पाई बाई 3 है, तो उसका ओमेगा का अगर आप स्क्वायर करोगे, रेडियस कितना 0.1 है आई गेस, चलो फिर उसको लिख लेता हूँ 0.36, सॉरी आर गिवन है ना आपका 0.36 मीटर इज गिवन, और ओमेगा आपका 5 पाई बाई 3 का स्क्वायर है। ओके, so you will get around, ये बनेगा कितना 25 by 3, this will become 25 pi square upon 9. So overall on solving you will get around 36 by 100, you will get around जो चीज़ें कट जाएंगे उसको काट दीजिए, 1 जा 4 जा 1 जा 5 जा 25, हाँ तो पाई स्क्वायर, तो फोर्स हमारा कितना है पाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चंस थे, इसके बाद बाकी का क्वेश्चन मैं रब करके लिखता हूँ। राइटिंग को मेरा थोड़ा सा पार्डन करिएगा बिकॉज आई राइट वेरी स्मॉल। ओके, ये आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा है ना यहाँ तक? चलो ठीक है, I'm rubbing all these questions. Better you take the screenshots. Okay, students. These were the solutions of the 3 questions. Now the fourth question is sunlight is diffracted through a circular aperture of diameter 0.1 micrometer. Okay, if diameter is slightly increased, then अगर आप slightly increase करते हैं diameter को तो क्या होगा? Options were size of circular fringe will increase, intensity will decrease. Second option, size of circular fringe will decrease, intensity increase. Third, size of circular fringe will increase,
and the intensity will also increase. Fourth option was size of circular fringe will decrease and the intensity will also decrease. इन चारों ऑप्शंस में से कौन होगा? तो अगर मैं कहूं तो ऑप्शंस आपका 2 होगा. द साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज विल डिक्रीज एंड द इंटेंसिटी विल इंक्रीज. हाउ? इफ यू हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला दैट sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1.22. अरे दिख रहा है 1.22 a अपॉन d. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है. और अगर हमारा d, ये d, इफ दिस d इज इंक्रीजिंग, इफ d इज इंक्रीज्ड, अगर हमारा d इंक्रीज करेगा तो हमारा sin थीटा क्या कर जाएगा? दिस विल डिक्रीज. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. sin थीटा डिक्रीज्ड एंड व्हेन द sin थीटा डिक्रीज द साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज, size of circular fringe will decrease and the intensity will increase, and the intensity will increase. You can write it like this: intensity will increase. आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? मैं बस आपको याद दिला रहा हूं चीजें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ. एक सर्कुलर पाथ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है. ठीक है. विथ सेम स्पीड. दोनों का वेलोसिटी क्या है? दोनों का स्पीड क्या है? सेम गिवन है. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉली वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ई अपॉन लैम्डा डी, सॉरी लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इफ mp is 1836 me. मतलब the mass of the proton is equivalent to the 1836 of the mass of the electrons. ये आपका गिवन. हमको पता है कि mass of the protons क्या होता है? heavier होता है इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में. इतना तो मेरे को पता है. ठीक है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही मार्कर आ गए होंगे. हाँ सर 1836 ही होगा. तो हाँ, इसका भी आंसर 1836 ही है. तरीका अगर आप देखना चाहोगे तो तरीका मैं बता सकता हूँ. वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ के रखा है. क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई? ये 4th था. ये मैंने फिर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सो यहाँ पे लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम ई विच इज इक्विवेलेंट टू 1836. ये क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करा होगा बिकॉज ये क्वेश्चन इट वाज लाइक ले लो मार्क्स ले लो. इट वाज लाइक दिस ओनली. इजंट इट स्टूडेंट्स? तो बोले सर ये क्यों बनाया? फिर भी कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जब स्टूडेंट्स टफेस्ट चीज़ें पढ़कर आ जाते हैं तो इजी वाला चीज़ दिमाग से निकल जाता. तो वो भी मैंने कर दिया. चलो ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गिवन एसी सीरीज सर्किट कंटेनिंग आर एल एंड सी. मतलब तीनों दिया हुआ है. आपका रजिस्टर भी दिया हुआ है और आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया हुआ है और तीसरा आपका कैपेसिटर भी दिया हुआ है. सोर्स वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट. इट इज नोन दैट इफ एल अलोन इज रिमूव्ड, अगर आप एल को रिमूव कर दोगे, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन. और इफ सी इज अलोन रिमूव, अगर यह एल या सी दोनों में से किसी एक को अकेले अगर आप हटा देते हो, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज रिमेन्स 45 डिग्री. इट रिमेन्स हाउ मच? 45 डिग्री. फाइंड आरएमएस वैल्यू. इसके ऑप्शंस गिवन है. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोल दिया. इससे पहले वाला मुझे 6 वाला बोलना था. लेट इट बी, उसे मैं फिर कर देता हूँ. रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे 110 ओम. ऑप्शन है इसके 2 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर एंड 1.5 एम्पेयर. तो 45 डिग्री है. तो आपको पता है कि अगर दोनों में से एक को रिमूव करेंगे तो आपका फेज क्या रहेगा? अरे भाई फेज तो सेम ही रहेगा. फेज विल रिमेन सेम. तो करंट क्या हो जाएगा? इट विल कम इनटू द रेजोनेंस. फेज विल रिमेन सेम. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? मैंने 7 वाला बनाया, 6 इसके बाद बनाऊंगा. ठीक है. यहां पे क्या होगा? एज फेज विल रिमेन सेम, फेज will remain same, so the current is in resonance. So the current is in resonance.
ठीक है, जब करंट रेजोनेंस में होगा तो IRMS निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको पता है VRMS अपॉन इम्पिडेंस, Z इज व्हाट, इम्पिडेंस। सो V आपका वैल्यू VRMS कितना आपका 220 है और इम्पिडेंस आपका कितना 110, तो कितना आया 2 एम्पियर। सो द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, दैट वाज 2 एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। क्वेश्चन नंबर 6 को बना दो। क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी तो एक मतलब डायमेंशनल इक्वेशंस है, डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन, आप आराम से उसे बना सकते हो। चलो मैंने फिर भी मैं बोलता हूँ उसे। फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ, इसे यहां बनाओ, स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाता हूं। यहां बोल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन E स्क्वायर अपॉन HC। इसका आपको you have to find out the dimensional constant of this value। ठीक है, ऑप्शन है आपके MLT स्क्वायर C इनवर्स C स्क्वायर M स्क्वायर L स्क्वायर T इनवर्स 3 C स्क्वायर MLT इनवर्स 1 C स्क्वायर, एंड द फोर्थ वन की ये डायमेंशनल लेस होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। तो चलो यहां पे इसको अगर इसके जगह k पुट करूं, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह हम लोग k पुट कर सकते हैं, कांस्टेंट है। तो इफ आई पुट द k ओवर हियर, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, इसकी जगह अगर मैंने k पुट करा, ठीक है, और यहां पे E स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू HC, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएगी और यहां से आपको जो मिलने वाला है दैट विल बिकम F इंटू लैम्डा अपॉन E। So that will become E upon E, और ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डायमेंशन लेस हो जाएगा। This will become what, totally dimensionless। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, तब तक थोड़ा मार्कर चेंज कर लो मैं। हाँ ओके, एक मिनट, पॉज। यू टुक द स्क्रीनशॉट नाउ स्टूडेंट्स? इफ यस देन आई एम मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 8 अब सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन था। स्टेटमेंट 1, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल फॉलोज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चलो ठीक है। Statement 2, rotational kinetic energy and translational kinetic energy of a diatomic gas molecule is same। Options है first true, second false, first false, second true, third first false, second false, fourth one both true। तो सबसे चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भाई, किया होगा। देखो मैंने कहा था कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस है इस पे, तो ये दूसरा थियोरेटिकल क्वेश्चन। ओके, सो यहां पे आपको बोल रहा है कि इट फॉलोज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो भाई ऐसा थोड़ी है, इट फॉलोज व्हाट, द मैक्सिमल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं समझ में? लिख दो, लिखो, अच्छा ठीक है लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, Maxwell-Boltzmann distribution curve is true for or is always drawn for number of molecules। ये रेड वाला दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? थोड़ा फेटिश दिख रहा है क्या? ठीक है, क्लियर है? फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज व्हाट, n, कैपिटल N, वी कैन राइट दैट। ठीक है, वर्सेस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वर्सेस velocity of molecules।
show velocity of molecules. So statement 1 is false. पहला तो क्लियर हो गया. So statement 1 is what? So statement 1 is false. पहला वाला गलत है. इसे एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं हो सकता और फोर्थ वाला भी ट्रू नहीं हो सकता. अब आपके पास ऑप्शन 2 और 3 बचा. ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज सेम. ओके, सो यहाँ के लिए हमको पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट के लिए वी नो दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज हाउ मच 3/2 kT. थोड़ा सा फैट जा रहा है, इसे चेंज करो. ठीक है, 3/2 kT. नाउ द रोटेशनल, अब यहां पे बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल कितना होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज हाउ मच, इट इज अराउंड 2/2 kT. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स. वो भी तो बोल रहा है ना कि मतलब उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होगा, सेम होगा. तो ऐसा तो नहीं है. स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स. स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स. तो ऑप्शन 3 हो गया आपके पास, ऑप्शन 3. क्लियर है. नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 1, अगर वो सेकेंड सबसेल से 1 सबसेल पे जाता है, then find the wavelength of release photons, whether it is 121.5 nm, 123.15 nm, 125.15 nm और 128.15 nm. ठीक है, तो हमको पता है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज दैट, तो 13.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास एनर्जी कितना पता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1 - 1/4 इज इक्वल टू हाउ मच, 1240 बाय लैम्डा. और ये किस में होगा, एनएम में होगा. दिमाग में रखिएगा, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था. ठीक है, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, दैट लैम्डा इज इक्वल टू 4 into 1240, 13.6 into 3 nm. So lambda will become how much? Lambda will become 134, around 121.5 nm. फर्स्ट ऑप्शन होगा. क्लियर है, शॉर्ट था, फॉर्मूला बेस्ड था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ू. यहां पे स्पेस है तो मैं कर लूंगा यहां पे. ठीक है, थोड़ा छोटा आ रहा है क्या वीडियो, मैं देख लूं. हाँ, आदत से लाचार हो, क्या करूं. चलो आगे बढ़ता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन मेटल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.71 वोल्ट. If the wavelength of incident radiation is 491 nanometer, now the stopping potential comes out to be 1.43 volt. If the wavelength of incident radiation is number 1 390 nanometer, number 2 382 nanometer, third 275 nanometer, and the fourth one 392 nanometer. So for this फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वी कैन राइट दिस HC अपॉन लैम्डा. व्हाट वी राइट, HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, कैन आई राइट, 5 plus EVS. So here I'll get around 1240 by 491 is equal to 5 plus 0.71. दूसरा का वैल्यू गिवन है आपका अराउंड कितना,
1240 लैम्डा 5 प्लस 1.43। इससे इसको अगर माइनस करेंगे, ठीक है, इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट अराउंड, दोनों में से 1240 तो कॉमन आ रहा दिख रहा है, 1240 कॉमन आएगा, अंदर आएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन 491, ये दिख रहा है, ये 491 है, 491। इधर से अगर देखेंगे तो फेस कैंसिल हो जाएगा, 1.43 से 71 अगर माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 2, 0.72 यू विल गेट अराउंड, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और इसका ऑप्शंस अराउंड 382 नैनोमीटर होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 382 नैनोमीटर, यू विल गेट दिस आंसर। कैलकुलेशन करने जाएंगे तो नंबर लगेगा, ठीक है। सो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट टिल हियर, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ा दो, टेक द स्क्रीनशॉट्स, टेक द स्क्रीनशॉट्स। हो गया, कर लिया। मूविंग अहेड, स्टूडेंट्स राइटिंग के लिए जिम्मेदार मत मानिएगा, बिकॉज आदत से लाचार है। राइटिंग पिछले 30 साल से यही रहा मेरा, 30 साल से नहीं लग रहा हमको, 27 अच्छा 27 भी नहीं, शायद 25 साल से होगा, बिकॉज ऐसा थोड़ी पैदल लेते ही पेन लेके पैदल नहीं था, ऐसा तो नहीं है। चलो थिंक दैट वाज अ पार्ट ऑफ द जोक, मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते फ्रस्ट्रेट, ऐसा तो फील नहीं कर रहे हो ना स्टूडेंट्स कि मतलब आप क्वेश्चन बना रहे हो मेरे साथ साथ और बीच में ऐसा फीलिंग आ रहा, ओ माय गॉड इसमें ये करना था, फोन पटक देना, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैचेस में होता है ना, ऐसा कभी होता है ना इंडिया पाकिस्तान का मैचेस में, अरे बाप रे अगर काश में ये रहता तो ये वाला बॉल का ऐसा मारता। भाई जब जावेद मियादाद ने छक्का मारा था ना, कितना टीवी फूटा था आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिकॉज आप लोग तो इस जनरेशन के हॉरिबल इंसिडेंट। लेट इट बी, चलो वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 हियर। चलो थोड़ा मैकेनिक्स की तरफ भी ध्यान दिया है, हमको लगा अभी कि मैकेनिक्स तो घुसेगा ही नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन था, शुरू वाला ही था, नहीं। टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 4 ग्राम, m2 16 ग्राम, if kinetic energy of both the particle is equal, then the ratio of their momentum is n:2, then n is how much? 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 4 ग्राम एंड m2 16 ग्राम, if kinetic energy of the particle is equal, then the ratio of the momentum is n:2. Then n is how much? Options are 2, half, 4 and 1/4, ये 4 ऑप्शन है, 2, half, 4 and 1/4। यहाँ पे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो इक्वल है। भाई ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, आपने जो रिलेशन पढ़ा ना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बेस पे क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, उसी रिलेशन पे ये क्वेश्चन था। चलो बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हाँ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है पहला वाला वो p²/2m1 में लिख सकता हूँ क्या। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी दूसरे के लिए p²/2m2 हो जाएगा। दोनों को रेशियो में ले लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज हमको पता है कि k1/k2 इज इक्वल टू p1/p2 का स्क्वायर इंटू m2, स्मॉल में लिखूं, m2/m1, ठीक है। इसे भी ब्रैकेट में ले लो, किसी का क्या जाएगा भाई। अगर ऐसा है और आपको पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है, तो यू कैन टेक इट एज 1 और आपको जो वैल्यू मिलेगा p1/p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2/m1, ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ से इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट ओवर आ जाएगा। भाई ध्यान से देखेंगे, आराम से बनेगा यह क्वेश्चन। m2/m1 आ जाएगा, तो यही तो पूछा, और m2/m1 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना है, आपका रेशियो यहाँ पे 1/2 है, मतलब n का वैल्यू आपका कितना है, n का वैल्यू आपका कितना है, दैट इज हाफ।
क्लियर है? क्लियर है? मूव करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है स्टूडेंट? 12th वाला करो। 12th question. An electron enters in a capacitor making an angle alpha with one plane plane having kinetic energy k1 and comes out with the kinetic energy k2 making an angle beta with other plane. Find the ratio of k1 and k2. मतलब once again I am saying, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा कैपेसिटर पे मेकिंग एन एंगल अल्फा, ठीक है, विथ one plane having kinetic energy k1 and comes out with the kinetic energy k2 making an angle beta. आपको k1 k2 का रेशियो बताना है। ऑप्शन से आपके cos स्क्वायर बीटा बाय अल्फा फर्स्ट, नंबर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर बीटा, थर्ड sin स्क्वायर अल्फा बाय sin स्क्वायर बीटा, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज sin स्क्वायर बीटा बाय sin स्क्वायर अल्फा। तो अगर इसको देखा जाए तो आप मुंह से ही बना सकते हो, चाहो तो मुंह से बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो भाई इतना तो पता नहीं कि जैसे आपने कोलिजन में देखा है ना, कोलिजन में आपको दो वेलोसिटीज मिलेंगे, एक v1 cos अल्फा हो जाएगा, एक v2 cos बीटा हो जाएगा, भाई उसी तरीके से। तो v1 cos अल्फा इज इक्वल टू v2 cos बीटा, यही तो होगा। इधर से एंटर करा, इधर से बाहर निकला, दोनों के बीच का जो एंगल है, एक का cos अल्फा एक का cos बीटा। क्लियर है? तो v2 cos अल्फा इज इक्वल टू v1 cos अल्फा इज इक्वल टू v2 cos बीटा, बीटा ठीक से अगर इनका रेशियो ले स्क्वायर का, तो v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। सो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर व्हाट यू विल गेट, जो इसका अगर v1 स्क्वायर या v2 स्क्वायर की जगह अगर इसमें मास पे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिल जाएगा, k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू व्हाट, k cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, बढ़िया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग that a gas follows PV to the power half is equal to constant as shown, ठीक है, as shown if V2 is equal to 2V1 find T2 by T1। जो ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, और ये ग्राफ तो आप लोग जानते हैं भाई, दिस इज P, दिस इज V, इजंट इट। यहाँ पे आपका हो जाएगा P1 V1, ठीक है, यहाँ पे P2 V2 T2, क्लियर है? सो P V हाफ एंड दैट इज व्हाट, कांस्टेंट। और ऑप्शंस गिवन है आपका 1/√2, सेकेंड √2, थर्ड √3 एंड द फोर्थ वन 1/√3। सो इसी कांस्टेंट टर्म को उठा लो, कैन आई राइट इट एज PV टू द पावर हाफ इज इक्वल टू C। इंस्टीड ऑफ दिस कैन आई राइट TV इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू C। सो यू विल गेट अराउंड T1 अपॉन √V1 इज इक्वल टू T2 upon √V1, oh sorry V2, so you will get 2, so therefore TC upon T1 is equal to what, √2। clear है? where is the duster? सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, दिमाग से उतर जाता। ले लिया? Now the next question for given logic gates
सर्किट विच ट्रुथ टेबल इज राइट। मैं लॉजिक गेट बना देता हूं, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। ये शॉर्ट किया हुआ है यहां से, दिस इज वाई, ओके। ऐसा है, ठीक है। यहां से एक डायोड जोड़ा हुआ है, यहां से भी एक डायोड जोड़ा हुआ है, और ये यहां कनेक्टेड है। ये वायर क्रॉस ओवर करके यहां पे कनेक्टेड है। ऑप्शंस जो है वो आपने देखा होगा, मैं ऑप्शंस बोलने नहीं जा रहा हूँ, लिखने नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से जो आपका बुलियन आएगा वो हो जाएगा ए डैश बी, ठीक है। अर्लियर इट कैन बी रिटन एज, अलग अलग कर लोगे, सो यू विल गेट ऐसा। क्लियर है? मूविंग अहेड, कम्यूटेटिव फॉर्म पे आ जाएगा, बार ए प्लस ए बी एंड बी बी डैश। So y is equal to a b plus a b dash. So the option first is the answer. First option. Clear है? Take the screenshot. Question number ये था हमारा 14, I guess. Yes, 14. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये भी थ्योरेटिकल आ गया, और ये आसान है, काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन को तो किसी स्टूडेंट ने छोड़ा नहीं होगा, इतना तो हमको श्योर है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर गिवन है, सेकंड रेक्टिफायर गिवन है, सी फिल्टर इज गिवन एंड डी स्टेबलाइजर इज गिवन। स्टेबलाइजर इज गिवन, और इधर आपका गिवन है पी पे एसी टू डीसी, क्यू पे गिवन है स्टेप अप टू स्टेप डाउन, आर में गिवन है रिपल इज रिमूव्ड, ripple is removed, and S is given is that for any input output would be same, output would be same। तो ट्रांसफार्मर का काम आप जानते हैं कि इट विल एक्ट एज अ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफर, नाम भी सुना है, स्टेप अप ट्रांसफर, स्टेप डाउन ट्रांसफर। रेक्टिफायर का काम आप जानते हैं कि वो क्या करता है, एसी से डीसी पे ले जाता है। फिल्टर का काम है कि कोई भी रिपल रहता है तो वो उसको क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। और स्टेबलाइजर क्या करता है कि वो आपको, आप कोई भी इनपुट दोगे तो वो जो उसका आउटपुट होगा वो जितना आप स्टेबल करके रखे हो वही इसका आउटपुट आने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, आई गेस, यस 15। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं नीचे बना दूं, यहां तक हो जाएगा, बहुत इजी है। आपका स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज, स्प्रिंग कांस्टेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपने अगर इसको प्रैक्टिस करा होगा क्वेश्चन नंबर 16 को तो आराम से आप लोग बनाए होंगे।
आई एम प्रेटी श्योर यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m एज्यूमिंग सरफेस टू बी स्मूथ। अगर सरफेस हमारा स्मूथ है और ये इस तरीके से यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ओके लाइक दिस, ये सरफेस है और एक मास m है विच इज टाइड विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 2k। और आप लोगों ने अपने बेसिक स्टडीज में पढ़ा होगा कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इफेक्ट आपका जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आने वाला है दैट विल बी 2k प्लस 2k, कितना हो जाएगा भाई बोलो, 4k हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m अपॉन 4k। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये तो आप लोगों ने बनाया होगा इस क्वेश्चन को, इजंट इट। सो दैट वाज द स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी स्कोरिंग था, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा कि ये जो बहुत बढ़िया था, ये था इजी से मॉडरेट की तरफ ये बढ़ने वाला, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। So I'll rub these, but you take the screenshot first. Question number 17 बोल रहा है a particle starts performing SHM on a smooth horizontal plane and it is released from x is equal to a by 2 and it's moving in negative x direction। अगर वो नेगेटिव x डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, एसएचएम का क्वेश्चन है भाई, फेजर डायग्राम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन को आराम से बनाओगे, आपको क्लियर दिख रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप मूव कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में आपका डायग्राम बनेगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। पहले मैं फेजर ही बना लूं, ठीक है, यहां पे ये ठीक है, ये बोल रहा है कि ये पार्टिकल इधर गया, यहां पे आएगा, दिस विल बी a by 2, x इज इक्वल टू a by 2 एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अभी कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 2 pi by 3 and the fourth one pi by 3। तो you can see that it is, ये कितना एक्स्ट्रा मूव करा है, ये कितना मूव किया एक्स्ट्रा, स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करें, ये कितना मूव किया, you can see, so you can see कि आपका जो फेज है it has मूव, पहला तो 90 और प्लस ये हमारा जो एंगल है वो ये, तो ये हमारा 90 प्लस पाई बाई 3, हाउ मच इट हैज मूव्ड, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, हम 3 पाई प्लस 2 पाई मीन्स 5 पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, हो गया आंसर। फेजर डायग्राम याद होना था आपको, फेजर डायग्राम का तरीका बनाने का तरीका अगर आपको याद हो तो कुछ आराम से बन रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 18, let's move to the question number 18। the question is saying for an intrinsic semiconductor, देखिए यहां पे फिर से theoretical question आ गया, again there is a theoretical question, for an extrinsic semiconductor if doping concentration is increased then number 1 for n type and p type Fermi level will increase if T is greater than TF, okay, where T is the temperature of the semiconductor and TF is the temperature of the Fermi, okay। For n type Fermi level will increase and for p type Fermi level will decrease। अरे भाई यही ऑप्शन तो सही है, क्लियर दिख रहा है, बाकी ऑप्शन बोलने का जरूरत ही नहीं है, पहला वाला क्लियर हो रहा है। फॉर एन टाइप फर्मी लेवल विल इंक्रीज, अगर एन टाइप के लिए फर्मी लेवल इंक्रीज करेगा तो पी टाइप का फर्मी लेवल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। भाई एन टाइप में अगर डोपेंट से इंक्रीज करते हो तो एन टाइप तो आपका पी टाइप पे डिक्रीज करता है ना भाई, वही चीज़ है। सो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मतलब बोलोगे सर किस लॉ से, तो देयर इज अ लॉ, अगर आपको याद होगा मास एक्शन लॉ,
मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ के हिसाब से आप कह सकते हो कि आपका अगर एन टाइप का फर्मी लेवल इंक्रीज करता है तो पी टाइप का फर्मी लेवल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, बिकॉज इट फॉलोज द मास एक्शन लॉ, दैट इज द न्यूट्रलिटी इक्वेशन, दैट इज द न्यूट्रलिटी इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ना क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग इफ टेंशन is increased by 4% in vibrating string। एक स्ट्रिंग है ऐसा, ठीक है, यहां से अगर आपने उसे टंग करा तो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस। क्लियर है? दिस इज गिवन। अगर आप इफ टेंशन इज इंक्रीज बाय 4%, उसको आपने टाइट कर दिया और, ठीक है, इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फाइंड परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ वेव। फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, v इज इक्वल टू रूट ओवर टी अपॉन म्यू। क्लियर है? ना मूविंग अहेड, L एंड v इज इक्वल टू हाफ ऑफ L एंड t इनवर्स हाफ L एंड v। देयरफॉर परसेंटेज dv अपॉन dv इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाफ dt by t, so you can write percentage dv by v, और ये कितना है, हाफ इंटू 4, सो 1 2, तो कितना हो गया 2%। परसेंटेज dv by d कितना हो गया 2%। तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस तो था ही नहीं, 2%। क्वेश्चन नंबर, टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, उसके बाद बढ़ता हूं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन, इफ P क्रॉस G गिवन, P क्रॉस G इज इक्विवेलेंट टू G क्रॉस P। भाई ये तो देख के पता चल रहा है कि ये cos 180 डिग्री है। आगे बनाओ, छोड़ दूं, cos 180 डिग्री ही तो होगा स्टूडेंट्स। हाँ, ये तो अभी पढ़ ही लेता हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ। यहाँ गिवन है P क्रॉस G इज इक्वल टू G क्रॉस P, एंगल बिटवीन P क्रॉस G इज थीटा, वेयर थीटा belongs to 0, either 0 or 360, then value of theta is 180 degree। ओके, तो ये केस कब होगा, if either P is 0 or either G is 0 or angle between them is 0 or angle between them is 0 degree और 180 डिग्री। तो उस हिसाब से ये केस कौन सा है, दिस इज थीटा 180 डिग्री है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है। अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक सैटेलाइट को आपने प्रोजेक्ट करा सरफेस ऑफ द अर्थ के तरफ, सो दैट इट कैन अटेन अ 10 आवर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ से कितना दूर गया, 10 आवर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 11 आवर। ओके, इट्स स्पीड एट सरफेस ऑफ द अर्थ इज v इज इक्वल टू, गिवन है उसका स्पीड गिवन है v एस्केप इनटू रूट ओवर x अपॉन 11। आपको निकालना है कि ये x कितना है, फाइंड x। काफी इजी है भाई, आपको पता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। एनर्जी से ना पता चलता है भाई, अगर वो एनर्जी बाउंडेड होगा, याद करिए अगर वो बाउंडेड है तो ही अंदर रहेगा। अगर उसका टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है तो वो सरफेस पे रहेगा, और अगर वो उसको एक्सकेप करना है तो या तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए या तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होनी चाहिए, तब ना वो आगे बढ़ेगा। मतलब आपको टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है।
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए माइनस GMM अपॉन या आर। भाई फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस GMM बाय 11R। मान रहे हो 11R आएगा भाई, 10R और वो पहले से रेडियस ऑफ द अर्थ आपका R होगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो हाफ mv² का वैल्यू कितना होने वाला है भाई, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये इधर माइनस GMM बाई 11R, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, करके देख लो। GMM बाई 11R प्लस GMM बाई R। सो द वैल्यू दैट यू विल गेट इज हाफ mv² इज इक्वल टू 10 GMM बाय 11R। क्लियर है? सो आपका जो वेलोसिटी है दैट इज VE इनटू रूट ओवर x बाय 11, तो नीचे x के ऊपर कितना हो जाएगा 10, तो x का वैल्यू कितना होगा, नीचे दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नहीं यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। मूविंग अहेड, नाउ द क्वेश्चन नंबर 22। बहुत आसान सा क्वेश्चन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है, उसमें मुझे सिर्फ सर्किट बनाने में दिक्कत होगा, अदरवाइज तो ये तो ऐसे ही बनेगा आपका क्वेश्चन। ऊपर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ऐसा बना दो। ऊपर दिख रहा है? ठीक है, तो यहां से आपका करंट शो कर रहा है कि 6 एम्पीयर का करंट आ रहा है। ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम रजिस्टर है, यहां पे भी 2 ओम रजिस्टर है। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है कि और इधर करंट जो मान लेते करंट यहां पे आ रहा है I1 करंट, यहां भी आ रहा है आपका I1 करंट, यहां भी जा रहा है आपका I1 करंट। आपसे पूछ रहा फाइंड I1। लो भाई, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, ये तो था आपके लिए बहुत ही मतलब इट वाज लाइक गिफ्ट। भाई दिख रहा है कि 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, फाइंड आउट करके देख लो, 2 एम्पीयर ही आएगा। कैलकुलेट करने का कुछ भी जरूरत नहीं, आप आराम से देख सकते हो भाई कि कितना आने वाला है। I1 कितना आ रहा है, 2 एम्पीयर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ भागते हैं। यहां बोल रहा है फॉर कार्नोट इंजन W अपॉन QN इज इक्वल टू 1/4 इफ सिंक टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 52 डिग्री सेल्सियस देन W अपॉन QN इज इक्वल टू हाफ। फाइंड आउट सोर्स टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों को इक्वेशन निकाल के बना देना और कुछ नहीं करना। W अपॉन QN इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। ये हो गया पहला। इसी के बेसिस पे आप लिख सकते हो that T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 आएगा ना? हाँ 3/4। नाउ दूसरा Q/N इज हाफ, दैट इज 1 माइनस T2 माइनस 52 डिग्री बाई T1, ये एंड दैट विल बिकम T2 upon T1 minus 3/4 T1 plus 52 degree Celsius. When you will solve this, you will get the temperature of around 208 degree Celsius. Take the screenshots till here students. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ भागेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 24 है ना, वो थोड़ा हैपनिंग क्वेश्चन है, थोड़ा हैपनिंग क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 11th में मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में बहुत बनाया, आप लोगों ने बहुत बनाया। अंडरस्टूड? लाइकवाइज क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक पार्टिकल को आपने टॉप ऑफ अ टावर से बनाया। यहां पे मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर 24। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा मैं वैसा लिखता जाऊंगा। एक हाइट से, मान लेते ये हाइट है,
h, टॉप ऑफ अ टावर से एक पार्टिकल को आपने थ्रो करा, आपने एक पार्टिकल को थ्रो करा, व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, अगर वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, इफ इट हैज ट्रैवल्ड 5 मीटर डिस्टेंस, अनदर पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब अगर ये टॉप ऑफ द टावर है, इफ दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, तो इससे कितना नीचे, इससे 25 मीटर, मान लेते हैं कि ये 25 मीटर कहाँ पे है, यहां कहीं पे इसका 25 मीटर आ रहा है, और यहां से दूसरा पार्टिकल को क्या किया गया, नीचे फेंका गया। ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल को नीचे फेंका गया। मतलब इतना डिस्टेंस के बाद, बातों को फिर से समझिए कि एक पार्टिकल को 5 मीटर मतलब वो फेंका गया, और वो कितना ट्रैवल किया होगा, 5 मीटर ट्रैवल किया होगा, और उसके बाद 25 मीटर दूरी के बाद, मतलब यहां से नहीं, यहां से फेंका गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां पे एक लड़के ने एक बम फेंका, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं कि यहां से हर्षित कंडवे ने यहां से एक बम फेंका, और उसी को सपोर्ट करने के लिए अभिषेक ने यहां से अपने खिड़की से एक और बम फेंका। लेकिन वो कब फेंका, जब वो ऑलरेडी फेंक दिया। तो वो, लेकिन वो उसका स्टोरी, उसका जो बिल्डिंग है वो उसके 5वें मंजिल पे था, और ये 25वें मंजिल पे था। तो ये 25 मीटर की दूरी के बाद ये फेंका, जब वो फेंका तब वो फेंका। क्लियर है? तो इट्स स्टार्ट फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो ये 25 मीटर, अब बातों को समझिए कि पहले 5 मीटर तक फेंक दिया, उसके बाद ये 25 मीटर की दूरी के बाद फेंका। ऐसा नहीं कि पत्थर यहां से आया, पत्थर कहां से आया, पत्थर यहां से आया, पार्टिकल यहां से गिरा, ना कि यहां से। दैट व्हाट आई एम सेइंग। अगर ऐसा है, ठीक है, मतलब दोनों अपने अपने घर से फेंका, एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है, दोनों घर पे मतलब रोड कचरा कर रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये पहला पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज सेकंड पार्टिकल। इसको 1 सेकंड में अगर फेंका गया तो हम कह सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नीचे आ रहा होगा, कह सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, तब हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बनाता। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये क्वेश्चन बना ही नहीं, बहुत टफ था सर, समझ में नहीं आया, स्टूडेंट्स ने बोला मुझे। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एट द इंस्टेंट सेकेंड पार्टिकल इज ड्रॉप, एट द इंस्टेंट second particle is dropped, second particle is dropped, first particle is moving at 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, is moving at 10 meter per second and has moved for time 1 second, for time 1 second. Now time for particle to meet, कहां पे ये दोनों पत्थर मिलेगा, that's what you have to find. Time for particle to meet at t, that is delta t, is s relative by v relative, that is how much, 20 by 10, that is 2 seconds. मतलब 2 सेकंड के बाद वो मिलेगा, मतलब वो 1 सेकंड मूव किया होगा और फिर वो 2 सेकंड के बाद मिला, मतलब कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे मिलेगा। देखो ध्यान से, वो 1 सेकंड पे फेंका गया और 2 सेकंड के बाद वो मिला, मतलब टोटल कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। हाउ मच टाइम इज टेकन, 3 seconds. So you can say time taken by the particle to reach ground, मतलब दोनों पार्टिकल को यहां पे ग्राउंड सरफेस पे पहुंचने में कितना टाइम लग गया, t is equal to 3 seconds। ठीक है,
सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u तो आपका 0 है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो हाफ g का वैल्यू 10 उठा लो और t का वैल्यू कितना है 9t, सॉरी कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 जा 5 जा, टोटल डिस्टेंस कितना 45 मीटर। हाउ मच 45 मीटर इसका हाइट है। द हाइट इज हाउ मच 45 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग इट ओवर हियर ओनली, स्पेस है यहाँ पे 25 नंबर। द क्वेश्चन इज सेइंग फॉर एन एक्स रे ऑफ इट्स वेवलेंथ इज 10 एंगस्ट्रॉम एंड अ मास ऑफ अ पार्टिकल हैविंग same energy and same wavelength as X-ray is x h upon 3, where h is what Planck's constant, then the value of x is how much hc upon lambda by half mv square। पुट कर दो भाई, क्या है यहाँ तो यही तो बोल रहा है, सेम एनर्जी मतलब hc upon lambda is equal to what half mv square। So you will get hc upon lambda is equal to m square v square by 2m। समझ में आया मैंने क्या करा? On multiplying both sides, multiplying and dividing both sides by m by m, so we can write that। So you will get m square v square upon 2m। इसकी जगह now can I write it like this? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ that hc upon lambda is equal to h square upon lambda square of 2m। और यहां से आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द m। सो यू विल गेट h अपॉन 2c लैम्डा। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, h अपॉन 2c का वैल्यू कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सो द वैल्यू ऑफ m you will get around that only 5h by 3, xh by 3 निकालना था, that what you have got 5h by 3। क्लियर है? नाउ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं ऐसे और 4 क्वेश्चंस है, लास्ट ऐसे 30 क्वेश्चंस है, लेकिन 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन मेरे पास आया ही नहीं स्टूडेंट, सो हम नहीं बना पाए। तो 26 क्वेश्चन नंबर है वो काफ़ी मैं नहीं बनाने वाला, वो उसे आप बना सकते हैं, बिकॉज क्या है भाई वो आपका टोटली पूरा बेस्ड है कि 2 चार्जेस रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है और आप लोगों का फोर्स पूछा, आराम से बन जाना था भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन अपन Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना था, आराम से बनना था। ऑप्शन में बता देता हूँ, इसका ऑप्शन आपका जो होगा वो 7.56 इंटू 10 to the minus 9 न्यूटन होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो एंड कीप लविंग माई वीडियोज़। अगर आपको ज़रा भी कुछ भी एरर कहीं पे समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन पर आके एंड कीप सपोर्टिंग माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 15 मार्च एग्जामिनेशंस। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।